तो भाई जर्मनी के हालात काफ़ी ख़राब हैं। सुनने में आ रहा है कि जॉब्स काफ़ी ज़्यादा जा रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, स्टूडेंट्स का यहाँ पे गुजारा करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो जर्मनी में 2 साल से जॉब कर रहे हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे साथ आज ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि असल में बात है क्या। तो वलीद, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला। आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि आप जर्मनी कब आए थे, कैसे आए थे और क्या आपका ओवरव्यू है इस वक्त जर्मनी के बारे में। तो अस्सलाम वालेकुम रावल, इट्स नाइस टू मीट यू। एंड आज से 2 साल पहले जो है मेरी जर्मनी की जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया था अप्लाई करना, देन लकीली आई गॉट एन इंटरव्यू, वो अच्छा गया और दे हायर्ड मी। और अच्छी बात ये थी कि दे सपोर्टेड रीलोकेशन, तो मेरे लिए इनिशियली बहुत चीज़ें आसान हो गई थी। तो उन्होंने मुझे रीलोकेट किया और फिर मैं जर्मनी आ गया। उसके बाद मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, थिंग्स वर गोइंग सेटल फॉर 3 मंथ्स। देन आई स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम्स विद माई थीम, तो थोड़ा जो है उनसे मेरी। ये वही वक्त है जब आपने जॉब छोड़ दी थी? नहीं नहीं नहीं, जॉब छोड़नी ही थी मैं, ये मेरी पहली कंपनी है और यहाँ पे मुझे मसले जब स्टार्ट होना शुरू हुए तो मैंने जाके अपने यानी लीडर से बात की। तो दे अश्योर्ड मी कि सब सही हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ें सही नहीं हुई। तो उसके बाद मैंने कहा कि मेरी टीम चेंज कर दें आप, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस पे और मुझे मेंटली स्ट्रेस हो रहा है। तो दे सेड कि ओके, इस रिव्यू के बाद हम देखते हैं। आफ्टर रिव्यू उन्होंने कहा कि भाई हम आपको जो है ना वो ले ऑफ कर रहे हैं, टीम के साथ ही बन रही, तो हम दूसरी टीम्स में अच्छा, कर तो देंगे। आपने जॉब छोड़ी नहीं थी आपको? या अच्छा, ले ऑफ मुझे हुआ। ले ऑफ किया गया था। हाँ। तो जब मुझे ये पता चला तो उस वक्त तो जहन में सिर्फ ये बातें आ रही थी कि भाई अब वीज़ा का क्या होगा। जॉब से ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि वीज़ा बाउंड था जॉब से। तो फिर लोगों ने मुझे बताया कि आपको जॉब सेंटर में अप्लाई करना पड़ेगा, आपको इमिग्रेशन ऑफिस को बताना पड़ेगा और उस दिन से फिर वो आपको एक्सटेंशन देंगे, वो बताएंगे कि कब आपका वीज़ा ख़त्म होगा। पहला सवाल तो मुझे आपसे ये है कि आपकी प्रोबेशन पीरियड आपका निकल चुका था उस वक्त तक? ये लकीली अच्छी चीज़ हुई थी कि मेरा प्रोबेशन पीरियड निकल गया था, क्योंकि इफ़ दे फायर यू इन अ प्रोबेशन पीरियड तो देन कोई चांस नहीं होता आपके पास कुछ भी क्लेम करने का, क्योंकि वो आपकी बेसिकली प्रोबेशन पे आपकी परफॉर्मेंस ही मेजर कर रहे होते हैं। तो उस अच्छा, वक्त आपको आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते उनके खिलाफ। तो यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप ब्लू कार्ड पे भी हैं और आप प्रोबेशन पीरियड आप पार कर देते हैं तो आपके पास फिर भी आपको हेल्प करती है चीज़ें जी जर्मनी जी, में? प्रोबेशन आपको किसी भी कंपनी में पास करना है, उसके बाद आपके पास राइट्स आते हैं उस जॉब पे आके कुछ भी लीगल तौर पे काम करने के लिए। तो पहले प्रोबेशन क्लियर करना ज़रूरी है अंडर। अगर प्रोबेशन पीरियड से खुदा ना खास्ता जॉब चले जाए तो क्या होता है इंसान के साथ? क्या उसको टाइम मिलता है नई जॉब ढूंढने के लिए अगर वो ब्लू कार्ड पे है तो? आपको टाइम मिलता है, आपको इमिग्रेशन ऑफिस को बताना पड़ता है कि भाई ये मेरी कंपनी थी, मैं इनके थ्रू आया था। डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितने महीने का टैक्स भरा है और उस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, इमिग्रेशन हर बंदे को आप उसके लिहाज से टाइम देता है। क्यों ये नहीं कह सकता कि भाई 3 महीने मिलेंगे ही मिलेंगे। मुझे लोगों ने यही कहा था कि 3 महीने मिलेंगे, बट मुझे उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया था। अच्छा। क्योंकि अब मैं भी ये भी कह सकते हैं कि मुझे साल से ऊपर हो चुका था उस वक्त, तो उन्होंने उस चीज़ को काउंट करते हुए दिया। लेकिन मुझे उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया था और उसमें मुझे उन्होंने ये कहा था कि 6 महीने बाद आप हमें बताइएगा, अच्छा। तब हम देखेंगे कि आपको एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी। या ये नहीं नहीं कहा देनी? था कि आप फ़ौरन लीव कर दीजिएगा 6 महीने बाद। तो ये चीज़ सकून थी। लेकिन मोस्ट प्रॉब्लम ये होती है कि आप 6 महीने तो मिल गए आपको, लेकिन आपको तनख्वाह तो नहीं मिल रही। तो फिर किराए और ये चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट्स में जो आप फंसे हुए हैं, ये बहुत मुश्किल बहुत सफ़र मुश्किल था। थी। लेकिन आप एक बात बताएं कि जब आपका प्रोबेशन पीरियड निकल चुका था, क्योंकि हम जानते हैं एक बार प्रोबेशन पीरियड निकल जाए तो जर्मनी में कुछ रूल्स हैं जो गवर्नमेंट को जो कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। तो कंपनसेट किया था आपको उन्होंने? अच्छा, मुझे इन चीज़ों का आइडिया नहीं था कि क्या चीज़ होती है। मैं तो पाकिस्तान से आया हूँ, तो हमें तो ये लगा भाई निकाल दिया, अब अपने अपने घर जाएं आप, ठीक है, अब लैपटॉप वगैरह दे दें। लेकिन मुझे जब कंपनी ने खुद ही जब बुलाया था ले ऑफ करने के लिए, तो मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम आपको 3 महीने का जो आपका प्रोबेशन पीरियड है, नोटिस पीरियड है, वो आप करें और आप वो छुट्टियां घर पे रहें, आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ लाइक अ पीरियड, आप अप्लाई करें और जॉब ढूंढें, ये हम आपको फेवर कर रहे हैं। और अबव दैट हम आपको 1 मंथ की सैलरी एक्स्ट्रा देंगे एज अ कंपनसेशन। तो मैंने उनसे कहा था कि देखें, मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकता, मुझे पता ही नहीं है कि आप मुझे क्या ऑफ़र कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो मुझे एक दिन का टाइम चाहिए, देन मैं आपसे सोच के बात करूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ये ले जाएं, लेकिन दिस डिसीजन वुड नॉट बी रिवर्टेड, ठीक है, यू आर लेड ऑफ। अब आप जहाँ करें या कल करें, वी कैन डिस्कस द टर्म। तो उसके बाद मैं घर आ गया, मैंने लोगों से पूछा, तो मैंने बोला क्या करूँ। उन्होंने कहा लॉयर करवा लो। अब लॉयर यहाँ पे उस वक्त चीप होते नहीं है, ठीक है, और लॉयर चीप होने से ज़्यादा बड़ा मसला ये होता है कि लॉयर फ्री नहीं होते।
ठीक है, कि अब आप लॉयर करने जा रहे हैं, बोले जी मेरी तो डेट लगी हुई है, मैं तो नहीं आपका केस ले सकता, तो ये सबसे बड़ा मसला होता है। अच्छा तो उस वक्त अगर मैं लॉयर इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी लेता तो वो काम नहीं आती, क्योंकि वो एक्टिवेट देर से होती है। अच्छा, तो लेकिन इसका मतलब ये है कहने का कि आप अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको काफ़ी बुरा टाइम आने वाला है, क्योंकि आप लॉयर तो अफोर्ड नहीं कर लॉयर सकते। अफोर्ड तो नहीं कर किस तरह इंसान अपने आप को इससे प्रोटेक्ट करे इन चीज़ों से? इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप, जर्मनी में बहुत सारी तरह की इंश्योरेंसेज होती हैं, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास लीगल इंश्योरेंस अब है, ठीक है, मेरे पास लाइबिलिटी इंश्योरेंस अब है, क्योंकि लाइबिलिटी इंश्योरेंस से तो मैंने बहुत सारे नुकसान किए थे, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था। लेकिन आफ्टर माई फर्स्ट इंसिडेंट तो मैंने कहा कि मुझे लीगल इंश्योरेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एटलीस्ट मैं अपनी इंश्योरेंस यूज़ करते हुए कोई भी लॉयर कर सकता हूँ, और वो इंश्योरेंसेस के पास अपने भी लॉयर्स होते हैं, तो आपको वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप उनके कस्टमर होते हैं, तो वो आपको डायरेक्टली असाइन कर देते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात होती एक लॉयर का क्या फ़ायदा है आपको? क्या मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो लॉयर आपको करके देगा और आप खुद नहीं कर सकते? है। देखिए, लॉयर्स को जो है वो लूप होल पता होते हैं, लॉयर्स को ये पता होता है कि किस हद तक निगोशिएशन की जा सकती है, और लॉयर को ये पता होता है कि एक्सपेंस दोनों तरफ से कितना होगा, ठीक है। माइट भी आपके लिए जो है वो केस डालने की फ़ीस जो है आपकी लीगल इंश्योरेंस कवर कर दे, बट आप सोचें एक कंपनी केस करने लड़ने जा रही है, तो कंपनी का लॉयर तो कोई छोटा मोटा लॉयर होगा नहीं, वो उनको चार्ज करेगा। फॉर एग्जांपल 10,000 यूरो चार्ज कर रहा है, तो वो बोलेंगे यार 3,000 दे के जान छुड़वा लेते हैं, हम कोर्ट में जाते नहीं। तो एक प्रेशर बनता है आपकी तरफ से भी कि भाई मेरे पास एक राइट है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो कंपनी फिर उस लिहाज से आपको डील करती है कि इसको पता है चीज़ों का। अगर आपको नहीं पता तो जाहिर सी बात है आपको निगोशिएशन करना नहीं आएगी, आप कम पैसे लेके भी आ जाएंगे, ठीक है, आप बोलेंगे यार चलो ठीक है। अच्छा, इसमें देखें दोनों तरफ ना आपको बैलेंस करके चलना होता है। आप ये भी नहीं कह सकते कि मैंने लॉयर कर लिया है, ठीक है, तो अब तो मैं जो चाहे कर लूँ, ठीक है, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। क्योंकि इन दी एंड आप एक सिंगल एंटिटी है और दूसरी एक फर्म है, ठीक है। आपने अपना आउटकम पहले से डिसाइड करके रखना है कि यार मुझे पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए कि मेरा गुजारा हो जाए, मेरी सुकून से चल जाए और मुझे जब तक जॉब मिल जाएगी। अगर आप लालच बना करेंगे तो फिर जो है कंपनी बोल देगी ठीक है, इन दी एंड अगर कंपनी कोर्ट में जाती है बोलती ठीक है हम इसको फायर नहीं कर रहे, आपको रख लेंगे, बट वो आपका जीना दुश्वार कर देंगे, ऐसे कर देंगे कि आप खुद ही छोड़ आप खुद ही छोड़ दोगे। तो इस चीज़ को दिमाग में रख के निगोशिएशन होती है, ठीक है। ये नहीं करना कि भाई वो भाई पैसे चाहिए, 20 चाहिए, 30 चाहिए, तो एक नॉर्मल अमाउंट होती है जो कंपनी को बताया यार इतना तक हम दे देंगे, उसके बाद वरना वो भी फाइट करेंगे। लेकिन ये भी चीज़ आपको मेरे ख्याल में एक लॉयर बताता होगा कि यार ये किस हद तक जा सकती है। जी, ये लॉयर को पता होता है कि भाई हम कितना खींच सकते हैं, ठीक है, और क्या आपका राइट है, और कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट किस तरह से देगा, क्योंकि सारी चीज़ें फिर जमा होती हैं। कोर्ट ये नहीं सुनता कि वो निकाल दिया, तो रीज़न जाती हैं, आपको वार्निंग मिली थी या नहीं मिली थी ये भी पूछा जाता है, सारी चीज़ें काउंट होती हैं, उसके बाद कोई डिसीजन आता है। प्लस ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है दोनों तरफ से, ठीक है। कोर्ट की डेट मिलना जर्मनी में कोई आसान काम है नहीं, पहली बात तो ये। कोर्ट के आप में केस दायर करेंगे, वो 2-3 महीने में कोर्ट देखेगा, उसके बाद आएगा, तो आपका भी टाइम ज़ाया हो रहा है। ये लगता है बहुत कोर्ट के चक्कर लगे हैं आपके। मेरे अभी लगेंगे। अच्छा, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये लीगल इंश्योरेंस चले, मैंने माना आपके पास भी है, मेरे पास भी लीगल इंश्योरेंस है, लेकिन इसके और भी कोई बेनिफिट्स हैं या फिर आप सिर्फ यही वेट करेंगे आप जॉब चले जाएगी? नहीं, लीगल इंश्योरेंस के देखें बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपका अपने लैंडलॉर्ड से भी मसला हो सकता है, कभी कभार लैंडलॉर्ड्स ऐसे होते हैं, आप छोटे शहरों में रहते हैं या किसी ऐसे घर में रह रहे हैं, वो आपके डिपॉजिट खा जाते हैं। जब डिपॉजिट नहीं भी खा रहे तो वो ड्यूरेशन जो होती है 3 महीने बाद आप उनसे मांग सकते हैं, वो 3 महीने के बाद भी नहीं दे रहे। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने कोई रिनोवेशन करवाई है तो वो उसके ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो आप उस सूरत में जो है लॉयर ला सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी 3-4 मामला ऐसे निकल ही आते हैं जिसमें आप बोलते हैं यार लॉयर होता ना तो वो बेहतर बता देता। ज़रूरी ये नहीं है कि लॉयर करवाया जाए, लेकिन वो आपको मशवरा दे देता। तो लीगल इंश्योरेंस में आपको एडवाइस मिल जाती है। अगर आप यही एडवाइस जाके किसी पर्सनल लॉयर से लेंगे तो 45 मिनट के तकरीबन आपको 220 यूरो देने पड़ते हैं। बहुत कम बता रहे हैं, मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे कई बार। 220-250 ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा लॉयर करा रहे हैं, और फिर उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए चक्कर अलग लगते हैं, ठीक है। और वो फिर आप पहली दफ़ा आए होते हैं, उनको ये होता है 45 मिनट गुजारने, आपको वो सीरियस लेते भी नहीं है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इस टाइम में अगर आपके पास इंश्योरेंस होती है तो आप यार मेरे पास एक चीज़ पड़ी हुई, मैं जब चाहे यूज़ कर लूँ, ठीक है, और मैं अगर मुझे नहीं कर रही तो एक फ़र्म है जो उसको प्रोवाइड कर रही है, तो मैं उस लॉयर के बारे में उस फर्म से बोल सकता हूँ कि भाई मैं इसको आप पैसे दे रहे हैं, ये मेरा काम सही से नहीं कर रहा, तो ये बहुत मैटर करती है। तो आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड पे होते हैं। जब ये सब चीज़ें हो गई तो उसके बाद आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या थे? मुझे पता है बड़ी हाई प्रेशर सिचुएशन हुई होगी, लेकिन फिर आपने क्या किया? नेक्स्ट स्टेप क्या था आपका? देखिए, सबसे पहले तो मेरे पास लॉयर नहीं था, तो मैंने नेगोशिएशन ऐसे की कि दोनों साइड्स जो हैं वो खुश रहें, ठीक है।
मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे वेकेशन दे दें और मुझे आप 2 महीने की जो है वो एक्स्ट्रा कंपनसेशन दें, जिस पे वो एग्री कर गए थे। देन मेरा फोकस ये था कि मैंने जॉब स्टार्ट अप्लाई करना शुरू कर दी थी। मैं सुबह उठता था रिक्रूटर्स के साथ और अप्लाई करता था। लकली मेरी उसी महीने के एंड में जॉब लग गई थी। ठीक है, इंटरव्यू हुए थे, उन्हीं से सीखा कि भाई क्या सही करना है क्या नहीं करना, और उसके बाद जॉब लग गई थी। फिर जॉब लगते ही मेरा पहला काम ये था कि यार अपने आप को सिक्योर करें, तो लीगल इंश्योरेंस ली मैंने। ठीक है, अब ये लीगल इंश्योरेंस मेरे पास है तो मुझे ये होता है यार अब अगर कुछ हुआ तो मैं सिक्योर साइड पे हूँ, कम से कम आपको ये नहीं है कि आपके साथ कोई धोखा करेगा। धोखा करे। कोई आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं वैसे? मेरे पास जो इंश्योरेंस है उसका आपको भी पता है, तो मैं और मेरा दोस्त फरीद हम दोनों यूज करते हैं फेदर की लीगल इंश्योरेंस एंड इट हैज मेड आवर लाइफ सो मच इजियर। वेदर इट्स एन एम्प्लॉयमेंट इशू, डिस्प्यूट विद द लैंडलॉर्ड और ट्रैफिक वायलेशन, इट सपोर्ट्स अस एवरीवेयर, और वो भी इंग्लिश में। इसी के साथ साथ इट ऑल्सो कवर्स योर स्पाउस एंड योर किड्स एट अ वेरी लो कॉस्ट। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्ट्रेस फ्री लाइफ इन जर्मनी, go to their website today and get a quotation, and while you're there do check out some other essential insurances because they also provide liability insurance at a very reasonable price. फिर आपका आई एम श्योर कि आपने कोई 6 महीने की आपको फिर कंपनसेशन मिली, कितने महीने की? मुझे तकरीबन देखें 3 महीने की जो नोटिस पीरियड था उसकी मिली और 2 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी मिल गई। सही। तो ये फ़ायदा हो गया था। फिर कितना अर्से लगा जॉब मिलने में? जॉब मुझे उसी महीने के एंड में मिल गई थी। तो यानी आपके 5 महीने की जो आपको सैलरी मिली तो आपकी तरह से वेकेशन हो गया। वेकेशन हो गई पेड। लेकिन बस वो जो प्रेशर, वो 1 महीना आपको जो था, यानी देखें अगर नहीं मिलती तो वो बहुत बुरे लगते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई थी जॉब तो वो समझे 3 महीने की पेड वेकेशन हो गई। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसे मिले उसमें जो है बंदा घूम फिर आया। देखिए आप क्या टिप्स देंगे, कब किस वक्त इंसान को पॉइंट पे पता चल जाता है कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है कंपनी में? कोई ऐसा पॉइंट आता है कि आपको अंदाजा होने लगता है कि यार अब जो है ना लीगल इंश्योरेंस ले लेनी चाहिए? देखिए ये तो डिपेंड करता है कि हर फील्ड के अलग अलग सिनेरियोज होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप अपनी टीम का रवैया अपनी तरफ थोड़ा डिंग डोंग देखें कि बात सही से नहीं कर रहे हैं, आपके सवालों पे चिढ़ रहे हैं, तो यूल गेट द फीलिंग कि यार समथिंग रॉन्ग है। ठीक है, तो उस वक्त आपको, मैं कहता हूँ कि आपको फीलिंग का इंतजार करना नहीं चाहिए ना, वो देर हो जाती है। ठीक है, हाँ, सही बात है। क्योंकि कंपनी पहले से डिसाइड कर चुकी होती है। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात है कि जब आपने, अगर आगे आपको लॉयर की जरूरत पड़ी, आपने 500 600 1000 भरने हैं, तो आप महीने के 14-15 यूरो दे के अपने आपको सिक्योर क्यों नहीं कर रहे? अब जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं वो कंपनी कैसी है? मेरी करंट कंपनी बहुत अच्छी है। ठीक है, और वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, फ्रेंडली है, और दे हेल्प मी अ लॉट। लाइक रिसेंटली आई हैव बीन गोइंग थ्रू स्टफ बट दे लाइक रियली टेक केयर ऑफ मी। तो आई वुड नेवर लीव दिस कंपनी। बट ये है कि आपको प्रोडक्टिव रहना पड़ता है, आपको टास्क करने पड़ते हैं, यू हैव टू शो योर वर्थ कि कंपनी ने आपको क्यों हायर किया। तो अगर आप अपने तो से तरीके से चीज़ें सही कर रहे हैं तो हार्डली ये होता है कि आपको फायर करें। अगर इफ़ यू आर आप कीमती हैं कंपनी के लिए, आपकी कोई वर्थ है, तो कंपनी ऐसे नहीं है। करेगी। क्या टिप देंगे एक न्यू कमर्स को जब वो जर्मनी के लिए आना चाह रहे हैं? किस तरह अपनी सीवी रेडी करें या फिर किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करें, और इन चीज़ों के लिए कैसे रेडी रखें अपने आप को? एक टिप अगर आप देना चाहें। देखिए मैं ये कहूँगा कि हम, फॉर एग्जांपल मैं कराची से हूँ, तो जॉब मार्केट में डिफरेंस बहुत है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपके स्किल्स मैटर करते हों उस तरह से कि फॉर एग्जांपल आप कंपनी में गए, कंपनी में सब आपके लेवल के थे। ठीक है, तो आप भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल कंपनी ने एक नया बंदा हायर किया जो ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो परफॉर्मेंस है वो लो हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने कम काम कर रहे हैं, लेकिन नया बंदा आपसे ज़्यादा काम कर रहा है, तो कंटिन्यूसली लर्न करना ज़रूरी है। ठीक है, इस इन्वायरमेंट के अंदर कराची पाकिस्तान के अंदर काम चल जाता है कि यार वो बोल रहे हैं यार 10 साल से बंदा बैठा हुआ है, आप इसको क्या बोलें, क्या सीखेगा। लेकिन यहाँ वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप टाइम के साथ ग्रो खुद भी कर रहे हैं और कंपनी को भी ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। तो अपनी लर्निंग जो है वो आप हमेशा रखें। ठीक है, आप भले से जॉब स्विच ना करें लेकिन इंटरव्यूज़ देते रहें, उससे आपको पता चलता रहेगा कि आप कितने पीछे हैं मार्केट के अंदर, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, तो फिर आप उन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। तो मेरी तो ये टिप होगी कि जॉब लगने के बाद जब यहाँ आए तो कंटिन्यूस जो है वो अपना एक टाइम रखेंगे, इस टाइम पे मैंने जो है वो अपने आप को कुछ नया सिखाना है। बिल्कुल। तो स्पेशली जब ऐसा टाइम चल रहा है जब हालात इतने ख़राब हैं और जॉब्स की इतनी कमी है, तो जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपना 100% देने के लिए, बल्कि मैं कहूँगा 200% देने के लिए तैयार हैं और आपको रिप्लेस करने के लिए तैयार हैं। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले जिस तरह वलीद ने बताया, लर्निंग अपनी टॉप पे रखें और हमेशा लीगल इंश्योरेंस साथ रखें, क्योंकि लीगल इंश्योरेंस आपको प्रोटेक्ट करेगी ऐसे वक्त में जब आपको उनकी ज़रूरत है। और हमेशा एक बात याद रखें कि नेवर बी लॉयल टू योर कंपनी, बी लॉयल टू योर जॉब बट नेवर बी लॉयल टू कंपनी, क्योंकि कंपनीज में क्या समझता हूँ कोई भी हो, आप किसी की नहीं, आप रिप्लेसेबल हैं।
इसी के साथ थैंक यू सो मच वलीद, आपने फिर से अपना टाइम निकाला, और इसी के साथ आपको भी बहुत शुक्रिया कि आपने ये व्लॉग देखा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे बताएं। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखनी चाहते हैं और कोई टॉपिक्स हैं जिसके बारे में मैं वीडियो बनाना चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे इसके बारे में बताएं। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए